बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, बाहर ट्रैफिक भी जाम हो रहा है और बहुत सारे मसाइल भी इस वक्त दरपेश है। लेकिन बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। बच्चों की खुशखबरी भी वो छुट्टियाँ जो है वो होने जा रही हैं। बिल्कुल, और उस पर तफसील से बात करते हैं। जरा टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। पहला वनडे है जनाब। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी है। खुशाइन बात है और उम्मीद करते हैं जीत का ये तसलसल जारी रहेगा। और फिर बात होगी वफाकुल मदारिस के मामले की। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। आमने सामने है अभी तक मौलाना फजल रहमान और हुकूमत इत्तेहाद। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में पानी की किल्लत को 15 रोज़ गुजर गए हैं और अवाम बूंद बूंद को तरस गए हैं। कराची के जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं और अब पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है शहर कायद को। उसके साथ ही साथ आपको बताएं कि खुर्रम खान आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं और उनसे भी होगी आपकी मुलाकात। साथ ही साथ जिसकी बात हम कर रहे थे, बच्चों की मौजें लग चुकी हैं जी। सर्दी आ चुकी है और सर्दियों का फायदा किसी और को हो या ना हो, बच्चों को फायदा हो चुका है। और कल आप ये भी बात कर रही थी कि आखिर इतनी मौजें क्यों लग रही हैं? आपको क्यों लग रही है? नहीं, जेलसी नहीं, 20 डेज क्योंकि हमें दिए जाना बहुत दौर में तो तसव्वुर ही नहीं होता था। तसव्वुर भी इतनी छुट्टियां 10 में से भी 6 कर दी जाती थी, वो भी कम हो जाती थी। कभी स्मॉग है, कभी कोविड है और कभी ठंड है, तो एक बार फिर से बच्चों की मौजें लग चुकी हैं। पंजाब के अंदर तो कम से कम 20 दिनों की छुट्टी का ऐलान हो चुका है। दीगर सूबों में भी हो रहा है और हम सुन रहे थे कि सिंध के अंदर थोड़ा सा नजरसानी हुई है। तो बच्चों की एक्टिविटीज, लेकिन हम सर्दियों की छुट्टियां, हाँ, होम स्कूलिंग जो है उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से छुट्टियां स्कूल्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट जिस तरह से दे रही है, उसके बाद लगता है कि बच्चों को घर बिठा के होम स्कूलिंग ही करवानी पड़ेगी। तो हम पहले अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे मैच, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बिलाखिर कम बैक हुआ है, खुशाइंद है। क्या चेंजेस थी जिसकी वजह से, और या क्या परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से ये बेहतरी आई है? सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 240 रन का जो हदफ था आखिरी ओवर में हासिल कर लिया है। सनसनीखेज ये मैच था। ओपनर साइम अयूब और सलमान आगा ने शानदार इनिंग खेली है। तो तज्जिया ले लेते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे हमाद भाई। पाकिस्तान मॉर्निंग में ज़बरदस्त कम बैक हो चुका। क्या आपको लगता है मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी इस कामयाबी की और कितने पुरुमीद हम रहे कि ये सिलसिला जारी रहेगा आगे भी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत खुशाइंद है और खुशाइंद इसलिए कि बाबर और रिजवान के परफॉर्म ना करने के बावजूद हम जीते। हम हैवीली रिलाई करते हैं कि बाबर और रिजवान जब परफॉर्म करेंगे तभी हम जीतेंगे। तो ये एक अच्छे साइन है कि दोनों, उन्होंने अगर परफॉर्म नहीं किया तो साइम अयूब और सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं कि लोअर डाउन दी ऑर्डर टीम के साथ बैटिंग करने के खिलाफ। कल भी हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई, 4 विकेटें गिर गई और उसके बाद से फिर आखिरी रिकग्नाइज पे सलमान अली आगा और साइम अयूब थे। उस वक्त भी 180 रन चाहिए थे 30 ओवर में 6 की औसत से। यहाँ पे अगर एक और विकेट पाकिस्तान की टेल एक्सपोज हो जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक 141 रन की जो पार्टनरशिप थी इन दोनों की, वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन पहले अगर साउथ अफ्रीका इनिंग देख लें तो दे वर क्रूजिंग 70 विदाउट लॉस और 10 ओवर में 9.5 ओवर में वहां पे रिजवान को क्रेडिट दें कि सलमान अली आगा को। और सलमान ने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे थे तो ऑब्वियसली राइट आर्म ऑफ स्पिनर। हमारे भाई हम यही बात कर रहे थे कि जनूबी अफ्रीका क्या इतनी बड़ी टीम है कि उसको आप देखें तो नेक टू नेक चल रहा था। आखिरी ओवर में चेस कर पाए, वो पूरा कर पाए हम हदफ जो था। तो लगता है कि बहुत भारी टीम थी हमारे से, हमारे प्लेयर्स उनके सामने जिस तरह से मुश्किल हमें पेश आई है और जिस तरह टफ टाइम मिला है, तो कोई लूप होल्स हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत थी। देखिए, हर टीम अपना होमवर्क करके आती है। इससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज जो थी वो इंडिया से थी और इंडियन स्पिनर्स ने उनको वहां पे एक्सपोज किया था। तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा बैलेंस किया। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देखें तो 4 स्पिनर्स ने बॉलिंग की। इवन कामरान गुलाम ने भी 2 ओवर किए और फिर साइम अयूब से बॉलिंग करवाई, अबरार से बॉलिंग। अबरार तो खैर बॉलर स्पिनर रही हैं। सलमान अली आगा यूटिलिटी स्पिनर्स, रेगुलर स्पिनर नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा अपने माइंड को यूज किया। देखिए, बैट्समैन राइट आर्म ऑफ स्पिनर को खेल रहा है कि बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए पढ़ के अंदर की जानिब आएगा, लेकिन आम बॉल करने का एक आर्ट होता है कि बैट्समैन के माइंड के बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा है बॉल अंदर आएगा और बॉल सीधा रहा। 2 बॉल जो उन्होंने किए हैं वो बिल्कुल जबरदस्त। और फिर राउंड द विकेट बॉल करके लेफ्ट हैंडर को एंगल के साथ हफीज की याद आ गई कि मोहम्मद हफीज
बॉल करते थे और उनका जो बॉल स्किट करके जाता था, बैट्समैन लेट हो जाता था और या तो ट्रैप होता था या फिर बोल्ड हो जाता था। तो बड़ी अच्छी मैं कहूंगा कि बॉलिंग वही टर्निंग पॉइंट है, 70 विदाउट लॉस एंड देन उसके बाद से 18 रन 3.4 ओवर 18 रन और पाकिस्तान ने 4 विकेटें ले ली और वापस आ गया पाकिस्तान मैच में। बिल्कुल, वहां पे एक पार्टनरशिप जरूर होती है उनकी एक और, जहाँ पे सबकी तारीफ हो रही है हमाद भाई, वहाँ पे सलमान अली आगा के खसूसी तौर पे हम चाहेंगे कि जिस तरह से मैन ऑफ द मैच भी रहे, 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग और फिर 4 खिलाड़ियों को आउट करना, इस तरह की आउट क्लास परफॉर्मेंस अगर हमारे सारे खिलाड़ी देने लग जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल में बड़ी से बड़ी टीम भी हमारे लिए आसान हदफ होगी। देखिए हर मैच में सारे तो नहीं परफॉर्म करते, फिर तो कोई भी टीम नहीं जीती। कैरेक्टर ये शो किया हमारे, मैं वही कह जो मैंने आपको कहा कि रिजवान और बाबर के परफॉर्म ना करने के बाद हमने इन दो टीम प्लेयर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं कि यार बाकी भी तो टीम में खेल रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी, तो कल इन दोनों ने वो जिम्मेदारी निभा के दिखाई है और डिलीवर करके दिखाया। टेंस सिचुएशन शुरू में लग रहा था कि रन नहीं बन रहे, बाउंड्रीज नहीं मिल रही, रन रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों को काम और कंपोज, 22 साल के हैं सिर्फ साइम अयूब और उनकी सेकंड सेंचुरी है, तो वो एक तो हम उन पे पहले ही क्रिटिसाइज करते थे, वो नो लुक शॉट जो है वो खेलते थे और वहां पे फील्डर, तो कल आपने देखा कि बहुत कम अवॉइड उन्होंने वो शॉट खेले, लेकिन जब जरूरत थी ऑर्टिनल बैट्समैन आपको पिक करना होता है किस बॉलर पे अटैक करना है, ऑर्टिनल बैट्समैन जो पहले 2 ओवर मेडन करते थे उनको उन्होंने सोचा हुआ था कि इसी के साथ करेंगे, और जब वो अपने सेकंड स्पेल में आए तो उनको बासानी उन्होंने छक्के लगाए और फिर हमने अच्छा ये जबरदस्त कामयाबी तो हमाद भाई हो चुकी, आगाज वनडे का फातिहाना हुआ है, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले मैच में भी और अगले स्टेडियम को देखते हुए वहां पे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए अगर टॉस जीतते हैं हम? देखिए पिच सबसे ज्यादा मैटर करती है, पिच को रीड करना, साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने पिच को रीड किया, पहले बैटिंग की बहुत अच्छा मिला, लेकिन वो होता है ना कहीं आपके लूप होल्स आ जाते हैं, आपके हारने की कोई वजूहत होती है जीतने की भी, तो वहां पे उनको उनकी जो हमें कमी नजर आ रही है, उनकी कमजोरी जो नजर आ रही है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट है और स्पिनर्स हमने खिलाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम को भी मौका देना पड़ेगा हमें आगे की किसी मैच में, लेकिन एक पार्टनरशिप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जहां 141 की साइम अयूब सलमान है, आखिरी जो पाकिस्तान की पार्टनरशिप थी नसीम शाह की, वहां मैं कहूंगा कि नसीम शाह के साथ ज्यादती ये हो रही है, शाहीन शाह अफरीदी एक ही अंदाज में खेलते हैं और वो हर कोई नहीं आपको खेलने देगा, क्या आपने आंख बंद करके बल्ला घुमा दिया, अगर आपके बल्ले में बॉल आ गई तो छक्का, आपको सही बदल करने के वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई कि सलमान अली आगा का देना था नसीम शाह ने और उन्होंने भरपूर साथ दिया, 9 रन बनाए, वो बड़ी कीमती। चलिए ये तो खुश आइन बात है हमाद भाई, एक अच्छा कमबैक हो गया और जिस तरह सब कह रहे हैं कि उस पिच को देखते हुए स्ट्रेटजी तरतीब देनी पड़ेगी और प्लेयर्स को फिर उसी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी के मैचेस हैं वो भी हमारी टीम इसी तरह से परफॉर्म कर पाए। अगर चैंपियंस ट्रॉफी, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात कर लें तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर अभी भी शकूक व शुबहात के जो साए हैं वो मंडला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन तारीख पे तारीख भी तो नहीं मिल रही है, कोई तारीख मिल ही नहीं रही है, यहाँ पर डेडलॉक अच्छा खासा बरकरार है और अब तो काफी लंबा हो गया है। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है, क्यों नहीं कोई फैसला कर पा रही आईसीसी? आईसीसी जिम्मेदार है, सब कुछ फैसला हो गया, सब कुछ तय हो गया है, हाइब्रिड मॉडल होगा, इंडिया अपने मैचेस वहां खेलेगा। पाकिस्तान के कल मैं एक शो में देख रहा था, हमारे एक जर्नलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान में हो सकता है सिर्फ 2 वेन्यूज हों, क्योंकि तीसरा न्यूट्रल वेन्यू लेट से दुबई हो जाता है, तो हो सकता है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जहां भी कोई इतना काम भी नहीं नजर आ रहा कि उसकी रेनोवेशन के हवाले से हुआ हो सकता है रावलपिंडी में मैचेस भी ना हो और नेशनल स्टेडियम कराची और कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैचेस होंगे। तो ये जो आपने पॉइंट रेज किया है ये कहीं सुबकी का बायस तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि हमें तो कम से कम पता था कि इवेंट कब होना है, उसके लिए टाइम पे क्या तैयारियां शुरू नहीं हुई, जो अभी भी चीजें रह गई? देखें आपको आईसीसी का झुकाव तो नजर आता है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है आईसीसी है ही नहीं, आप उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह दें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह लें, अगर तो आईसीसी होती तो फिर मेरिट पे फैसले होते, मतलब किसी एक की टीम की मोनोपोली नहीं होती, किसी एक मुल्क की, फिर एक ही फॉर्मूला होता, डबल स्टैंडर्ड ना होता, आप हर दफा इंडिया की बात क्यों मानी जा रही है, क्या रेवेन्यू और फिर जय शाह का वहां पर होना, चेयरमैन की सीट पर होना, क्या समझते हैं कि भारत का जो तसल्लुत है उसकी वजह से आईसीसी जो है वो प्रेशराइज है, काम नहीं कर पा रहा, फैसला नहीं दे पा रहा, या फिर जो आप कह रहे हैं कि आईसीसी का ही कसूर है, इसमें और किसी की कोई गलती नहीं है, वो बात मान लें?
देखिए, किसी भी इदारे का या मुल्क का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह जब किसी को बना दिया जाता है, तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो किसी एक मुल्क को, किसी एक बंदे को, किसी एक तबके को फेवर नहीं करता। तो यहाँ पे बायसनेस नज़र आती है, नेपोटिज्म नज़र आ रहा है, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट से निकल कर आए हैं और वहाँ पे बन गए हैं, तो वो सारे फैसले इंडिया के फेवर में कर रहे हैं। यहाँ पे भी आईसीसी को सोचना पड़ेगा, आइंदा जिस टीम का हेड बनाएंगे वो न्यूट्रल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरिट पे फैसले होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैच के लिए यही बेहतर भी है कि न्यूट्रल फैसले किए जाएं, ना कि इस तरह से तासुबाना फैसले किए जाएं। आईसीसी को भी सोचना होगा। बहुत शुक्रिया, हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमारी जो इस वक्त कोशिश है वो भी यही है कि ये इवेंट अच्छे से हो जाए। पाकिस्तान अगर ये कोशिश करे तो बाकी भी तमाम ममालिक को यही कोशिश करनी चाहिए और अच्छे से इस इवेंट को, ताकि इंजॉय कर सके शायकीन क्रिकेट भी। हम आगे की बेहतरी के लिए भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पाक फौज के हीरो की लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत है, आज मनाया जा रहा है। और नायक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को ज़िला रावलपिंडी के इलाके पिंड मलका महफूजाबाद में पैदा हुए थे और उन्होंने 1962 में पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की थी। और 71 की पाक भारत जंग के दौरान लांस नायक मोहम्मद महफूज 10 पंजाब रेजिमेंट के साथ मुंसलिक थे और वाहगा अटारी सेक्टर पर तैनात थे। उन्होंने बड़ी शुजाअत और दिलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया था। और ये 18 दिसंबर का आज दिन है जब उनकी बहादुरी के एतराफ़ में पाक फ़ौज ने उनके लिए एक तकरीब का एहतमाम किया है और आला तरीन एजाज़ निशान हैदर से भी उन्हें नवाजा गया था और ये बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है जिससे उन्हें नवाजा गया था। अभी एक ब्रेक लेते हैं और बहुत से अहम इश्यूज़ हैं जिस पे आज बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं वफाकी मदारिस के हवाले से। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, अब तदबीरें नहीं चलेंगी। मदारिस को किस बात की सज़ा दी जा रही है, काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा इशार, हमारे नाज़रीन को भी, जब 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई थी तो उसमें मौलाना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था मुज़ाकरात में सारे स्टेक होल्डर्स को मनवाने में, और इसी मौके पे उन्होंने एक बिल भी पास करवाया था दोनों ऐवानों से। तो अब मौलाना साहब का मसला भी यही है, वो यही शिकवा करते हैं। वो कहते हैं जब इस तरह के आइन पास हो सकते हैं, बिल पास हो सकते हैं, तो फिर मदारिस का बिल पास नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने बुनियादी तौर पर इस बिल को रोक लिया है जब उनकी टेबल पर ये आया है और दस्तखत उन्होंने नहीं किए। पहले तो मौलाना की गुफ्तगू सुनिए, इस वक्त वो क्या कह रहे हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो खासे बरहम नज़र आते हैं, लेकिन जाहिर है उनका बरहम होना बनता भी है जब वो कानून साजी में ऐवान के साथ खड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो भी तवक्को करते हैं कि जब वो इस तरह का कोई बिल लेकर आएंगे तो उनके साथ भी उनका साथ दिया जाएगा। हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, हम उनसे बात कर लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे माजिद निज़ामी साहब आपको। माजिद निज़ामी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मौलाना साहब का मुतालिबा आपको लगता है कि दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया। आईनी और कानूनी तौर पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने या हुकूमती इत्तेहाद ने इस बिल के मामले में इंतहाई लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। उसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के मसले पर जब ड्राफ्टिंग हो रही थी और मुसव्विदे तैयार हो रहे थे, उस वक्त बिल्कुल लीगल ब्रांच और वजारत कानून ऑन बोर्ड थी और उस वक्त फिर दूसरे मरहले में इसके ऊपर वोटिंग भी हुई दोनों ऐवानों में, और हुकूमती इत्तेहाद के तमाम लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने इसके हक में वोट दिया। तो उसके बाद सदर मुमलिकत के ऑफिस तक इसको ले जाया गया और वहां से इसे रोका गया। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून की वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि आप सियासी मामलात के अंदर तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलात जो कानूनी हो या जो आइन और ये आपकी बात ठीक है निजामी साहब के पहले हाँ कर देना, दोनों ऐवानों से बिल पास हो जाना, सदर मुमलिकत की टेबल पे जाके इसका रुक जाना, ये तो एक धोखा हो गया जिस पे उनका नाराज़ होना बनता है। लेकिन वजारत तालीम से जो ओनरशिप है मदारिस की वो हटा के वजारत सनत और तिजारत के हवाले करना, इसकी वजह क्या है? इस पर इतना जोर मौलाना की तरफ से क्यों दिया जा रहा है? और वो ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि IMF इससे नाराज़ हो जाएगा, तो IMF को इससे क्या एतराज़ हो सकता है?
जी बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट्स बहुत अहम हैं। पहला नुकता तो ये है कि ये जो सोसाइटीज़ माजिद एक्ट है निज़ामी साहब साथ ही अ, मौजूद रहिएगा। हमें अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल। वेलकम टू शो कहेंगे अल्लामा साहब आपको भी। अल्लामा साहब आप बताइएगा कि जो इस वक्त मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, वो कहते हैं कि जी ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाना चाहिए और ये कानून साजी जो वो हो जानी चाहिए, इसके ऊपर जिस तरह से गवर्नमेंट डेडलॉक लगा रही है होना नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं, होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, जब भी दो फरीक होते हैं या किसी मामले में दो राय होती है तो उसमें हर फरीक ये समझता है कि मेरी राय दुरुस्त है और मेरी राय को अहमियत मिलनी चाहिए। मौलाना साहब का एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी मजहबी शख्सियत हैं और उनका एक मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ भी एक मौक़िफ़ है। दोनों तरफ जो है मदारिस है, तो इसमें लाजमी बात है कि तीसरा एक रास्ता निकालना होगा और वो हमने पहले भी गुजारिश की थी और अर्ज़ की थी कि आप मेहरबानी करें, जो लोग सोसाइटी एक्ट के तहत जाना चाहते हैं वो उनके तहत चले जाएं और जो लोग जो है वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहते हैं वो उनके साथ मुंसलिक हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि आखिर में इसी तरफ मामला जाएगा, क्योंकि किसी भी मामले में जिद जो है वो मामलात को ख़राब करती है और बातचीत जो है वो मसाइल को हल करती है। लेकिन हाफिज़ साहब, ये जो तफरीक है मदारिस के दरमियान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, ये तशवीश का बायस बन रही है। आपके ख्याल में असूली तौर पे होना क्या चाहिए? मदारिस को वजारत तालीम के अंडर होना चाहिए, वजारत सनत व तिजारत के दरमियान होना चाहिए, अंडर होना चाहिए? बेहतर क्या है तलबा के लिए जिनका मुस्तकबिल वाबस्ता है इन मदारिस से? देखिए, मदारिस को जो है वो तालीम ही से मुंसलिक होना चाहिए। अंडर का जब लफ्ज़ हम कहते हैं कि ताबे हो जाना, उससे गलत फहमी पैदा होती है। मदारिस को मुंसलिक होना चाहिए वजारत तालीम के साथ। मदारिस के जो दीनी तालीम है उसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना होनी चाहिए। मदारिस की जो आज़ादी है उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर मौलाना साहब ये या इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के 5 बोर्ड जो है वो कहते हैं कि हमने एक तरफ जाना है और 10 बोर्ड कहते हैं हमने वजारत तालीम के साथ जाना है, तो मसाइल के हल के लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि दोनों को ऐसी कानून साजी कर ली जाए, दोनों अपनी अपनी जगह अपना काम। बिल्कुल ठीक है, ये तफरका तो फिर भी कायम रहेगा। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं माजिद निज़ामी साहब आपकी तरफ आऊँगी। निज़ामी साहब, अगर हम देखें इस वक्त सूरत हाल जो पैदा हो गई है, मान लिया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त भी है, अगर वो जो चाहते हैं वही बेहतरीन तरीका है, तो जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, अगर एहतजाज हुआ और सड़कों पर निकल आए मौलाना साहब, तो उन्हें रोकना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन हो पाएगा या फिर हथियार डालने पड़ेंगे गवर्नमेंट को? जी, अभी नवंबर के तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत अभी फारिग नहीं हुई, तो ये एक और मामला दरपेश है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से अगर बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए तो ये चीज़ हल हो सकती है। बुनियादी दबाव इस बात का है कि उसमें आईएमएफ इन्वॉल्व नहीं है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, उसमें एफएटीएफ के हवाले से जो रिकमेंडेशंस थी उसमें ये था कि रिलीजियस जो सेमिनरीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन का मामला इतना वाज़ेह और शफ़ाफ़ नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये सारा वज़ारत तालीम में एक डायरेक्टरेट कायम किया गया और ये सारी शराइत पूरी की गई। तो इसका आईएमएफ से नहीं, एफएटीएफ से ताल्लुक है। ठीक है। इसी की वजह से हुकूमत शायद परेशान है कि जब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर से निकाल के रजिस्ट्रेशन का अमल एनजीओज़ वाली साइड पे किया जाएगा, क्योंकि एनजीओज़ भी वज़ारत सनत में ही रजिस्टर्ड होती हैं सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। तो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह एनजीओज़ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसी तरह इसको मदारिस भी को किया जाए। अच्छा, लेकिन अभी जाए। ताहिर अशरफी साहब जो बात कर रहे थे निज़ामी साहब के जो वजारत तालीम के तहत रजिस्टर होना चाहता है वो वहाँ पे हो जाए, जो सनत व तिजारत के तहत होना चाहता है वो वहाँ पे हो जाए, तो दो कश्तियों में सवार कर देना मदारिस को, उनके तलबा को, क्या ये भी दानिशमंदाना फैसला होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मदारिस के तलबा का इशू है। उनका तो जो एजुकेशनल बोर्ड है वो उसी तरह रहेगा। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं और उनके अकाउंट्स की हैंडलिंग है या उसका ऑडिट है। लेकिन तलबा की ये जो शिकायत तो मदारिस ही की तरफ से थी 2019 में कि हमें आए रोज हिरासा किया जाता है मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, तो हमें एक महकमे के जरिए डील किया जाए, तो ये तो फिर मसला यूं का तू रह जाएगा।
जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार मदारिस हैं, जिनमें से तकरीबन कोई 20 एक हज़ार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत रजिस्टर हुए थे 2019 और 2021 में। हम्म। बाकी जो हैं उनकी अभी भी मामलात उसी तरह मुतनाज़िया ही हैं। तो इसलिए बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि हुकूमत कोई बीच का रास्ता निकालेगी कि जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और थोड़ा-सा चेक एंड हम्म। बैलेंस भी हो। लेकिन इस वक़्त जो कानून साज़ी हो चुकी है, वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए खासा मुश्किल है, क्योंकि उसको अनडू करना या उसकी बुनियाद पे नया कानून लेके आना हुकूमत के लिए एक सुबकी का बायस बनेगा। और बिल्कुल इसी ठीक। वजह से शायद वो टाइम ले रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए किसी न किसी तरीके से इस मसले को हल कर लिया हुकूमत जाए। टाइम ले रही है और मौलाना साहब को ये लग रहा है कि उनके साथ दो दो हाथ हो रहे हैं हाँ, और मौलाना उनके साथ टाइम डबल देना नहीं गेम चाह जो है डबल गेम उनके साथ हो रही है और उनके पास मौलाना साहब के पास लगता है कि टाइम है नहीं है, वो बहुत जल्दी में है और बहुत जल्द फैसला करना बहुत चाहते शुक्रिया हैं। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद, का बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि मामलात को किस तरह से हैंडल करती है हुकूमत। एक यकीनी तौर पे थ्रेट तो है बहरहाल, क्योंकि स्ट्रीट पार रखते हैं मौलाना फजल रहमान। बिल्कुल जी। अब कराची के भी मसाइल पर कोई बात करेंगे हम, लेकिन एक ब्रेक के बाद यहाँ पर एक ब्रेक हो जाए और फिर उसके बाद अब हम आएंगे तो कराची के तमाम मसाइल पर बात होगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। कराची के शहर पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहर कायद में पानी के बहरान को 15 दिन गुजर गए हैं और शहर के जो तकरीबन 60 से 70% जो इलाका है वो इस वक्त पानी की फ्राहमी से मुतासर है। शहरी महंगे दामों पानी के टैंकर्स खरीद रहे हैं। वैसे भी वहाँ पर ज़रूरत के लिए जो पीने का पानी है वो तो ख़रीदा ही जाता है, लेकिन यूज़ करने के लिए जो घर के इस्तेमाल के लिए भी कोई एक मसला नहीं है, कभी बिजली बंद है, कभी जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, कभी रोड्स टूटे हुए हैं, और ये जो पानी का मसला है ये बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। तो इंतज़ामिया होश के नाखुन ले। ये जो आए रोज़ मसला है और 15 रोज़ से 60 से 70% इलाके का पानी से महरूम होना, ये मेरे ख्याल में एक मुजरिमाना गफलत इसको कहा जाएगा। लेकिन मसला क्या है, कब ये हल होगा? हमारे नुमाइंदे साइट पर लोकेशन पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सलाउद्दीन, क्या कहना है इंतज़ामिया का? 15 रोज़ क्यों गुजर गए? क्या इतना बड़ा मसला पैदा हो गया कि 15 रोज़ से हल नहीं हो पा रहा, और कितना और वक्त लगेगा इसमें? हाँ जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 15 रोज़ जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हो पा रहा। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर ये मरम्मती काम जो है वो जारी है। इस 84 इंच डाया की ये लाइन है जो कि डैमेज हो चुकी थी। रेड लाइन के मंसूबे के बाइस यहाँ पर जो है वो एक पिलर डाला गया, जिससे जाकर इस लाइन को जो है वो डैमेज कर दिया, और उसके बाद से ये मामला जो है काफ़ी गंभीर हो गया और शहर का तकरीबन 60 से 70% जो इलाके हैं वो इस वक्त पानी से महरूम हो चुके हैं। हमारे कैमरामैन सलमान आपको ये सारी सूरत दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है 84 इंच डाया की जो लाइन है ये जो है वो मुतासिर हुई थी। यहाँ पर जो है वो पिलर डाला गया जब यहाँ पर रेड लाइन मंसूबे का, तो उसने जाके इस लाइन को डैमेज किया और यहाँ से एक फवारा सा उठा और ये लाइन जो है तकरीबन 27 नवंबर से जो है वो डैमेज है। और उसके बाद जो है इसकी मरम्मत की गई और फिर 7 दिसंबर के तक जो है इसकी मरम्मत का काम जारी रहा। 7 दिसंबर को जब दोबारा जो है इस लाइन को पानी इसमें छोड़ा गया तो फिर जो है वो लीकेज यहाँ पर हो गई। फिर ये बाकायदा ये फैसला किया गया इनकी जानिब से कि इसको जो है दोबारा इसकी मरम्मत की जाए। अब इतवार के रोज़ से तकरीबन 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं, इसकी दोबारा मरम्मत का काम किया जा रहा है। दोबारा यहाँ पर ये 84 डाया की जो है वो लाइन, यहाँ पर बड़ी लाइन एक जो है वो डाली गई है, और हम देख रहे हैं कि आज ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक ये काम मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इसकी वजह से जो है शहर के, मैं अगर आपको इलाकों के नाम बताऊँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 12, 13 और 11, 9, 10 ये तमाम मुतासर हो चुके हैं। इसी तरह कुरंगी का जो तमाम इलाके हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतासर हैं। और दूसरी जानिब लाइन्स एरिया हो गया, जमशेद रोड हो गया, तकरीबन 60 से 70% इलाके शहर के ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त पानी मौजूद नहीं है। जो यहाँ पर वाटर बोर्ड के CEO थे इंजीनियर सलाहुद्दीन, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जब बताया था कि इसकी वजह से जो है 70 मिलियन गैलन पानी जो है वो इस वक्त उसकी फराहमी जो है शहर में मुअत्तल हो चुकी है। ये तकरीबन जो है 7 करोड़ गैलन पानी जो है वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों को नहीं मिल रहा। उनके लिए इन्होंने एक ऐलान भी किया था, वाटर बोर्ड की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया था कि ये पानी
ये पानी जो है वो इनको अच्छा, जो है टैंकर ये बताएगा के कि जरिए आप ये फ्राहम बता किया रहे हैं जाएगा और कि बहुत सस्ते सारे दामों फ्राहम इलाके किया इस वक्त जाएगा। मुतासिर हो रहे लेकिन हैं। हमने देखा कि ये पानी जो है वो इस वक्त भी जो मुख्तलिफ इलाकों में वो टैंकर के जरिए जो मिल तो रहा है, लेकिन जो शिकायत आ रही है कि वो टैंकरों की जो रेट है वो इस वक्त डबल हो चुके हैं। जो 6000 का टैंकर है वो 10 से 11,000 में शहरियों को मिल रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, हमारे कैमरा मैन मोहम्मद सलमान आपको दिखाते हैं कि 80 इंच डाया की जो लाइन है इस पे मरम्मती काम इस वक्त जारी है और तकरीबन जो है वो काम मुकम्मल हो रहा है। और इस हवाले से जो यहाँ के जो मुंतज़मीन है उनसे जब हमने पूछा कि ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा तो उन्होंने हमें यही बताया है कि ये काम तकरीबन जो है वो आज शाम तक जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अभी जो है इसके बस जॉइंट लगाने का काम बाकी रह गया है, वो जैसे ही मुकम्मल होगा उसके फौरन बाद जो है वो बताया जा रहा है कि कल से जो है बाकायदा शहर को पानी की फराहमी दोबारा। ये खुदाई जितनी हो चुकी है देख के लगता नहीं है कि आज शाम तक मुकम्मल हो बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। मसला है पानी की फराहमी का, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे, और 84 इंच की पाइपलाइन है, छोटी मोटी पाइपलाइन नहीं है जिसको डैमेज कर दिया गया है। और रेड लाइन की तामीरात के दौरान ये जो सलाउद्दीन जो 84 इंच की ये डाया लाइन है जिसको जो मुतासिर हुई, जिसको डैमेज किया गया है, इसी के बायस तमाम जो पानी की इस वक्त फराहमी है वो मुतासिर हो रही है, या फिर वजूहात कोई और भी है जिसकी वजह से पानी फराहम नहीं पहुंच नहीं पा रहा आवाम तक? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और पहुंच के सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ये खुदाई भी हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि लोग बड़े अजियत का शिकार हैं। एक तो 60 से 70% आबादी इलाका जो कि बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की, वो मुतासर हो रही है। 15 रोज से इनके पास पानी नहीं पहुंच रहा, किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। और फिर ये जो ट्रैफिक है फुल ऑफ आबादी ये इलाके हैं, कोरंगी है, लांडी है, शाह फैसल कॉलोनी है, मलीर, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर, ओल्ड सिटी एरिया, PIB कॉलोनी, क्लिफ्टन, डिफेंस, बहादुराबाद, तारिक रोड, मतलब ये वो तमाम अहम शाहराहें हैं या अहम इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आबादी बसती है। हम आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की। एक बार फिर से वो नाना बन गए हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो शाहिद अफरीदी को नाना बनने पर एक बार फिर से। शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा हैं जिनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई है और साबिक कप्तान ने खुशखबरी जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने मदाहों को खुद ही सुनाई। बिल्कुल जी, और उन्होंने एक बार फिर नाना बनने की खुशी मनाते हुए बताया कि अल्लाह ने अक्सा और नसीरत बेटी से नवाजा है। आयरा उनका नाम रखा है और बहुत ही खूबसूरत बेटियां माशाल्लाह अल्लाह ताला ने रहमतें नवाजा है शाहिद अफरीदी को। और वो हमेशा अपनी बेटियों के साथ जब तस्वीरें लगाते हैं तो बड़े फ़ख्र के साथ अपनी बेटियों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और अब जब वो यंगेस्ट नाना बन रहे हैं तो अब पहले भी वो नाना बने और अब दोबारा से उनकी दूसरी बेटी के यहाँ जब बेटी की पैदाइश हुई है तो उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए एक बार फिर से बताया है बड़े फ़ख्र से कि वो नाना बन गए हैं। तो इतनी यंग एज में इतने हैंडसम स्मार्ट नाना बनना भी ज़ाहिर है फ़ख्र की बात है। और अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमतों से नवाजा है। ख़ुद भी उनकी 4 बेटियां हैं और अब वो नाना भी बन चुके हैं, तो खुशियाँ और रहमतें उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से उन्हें मुबारकबाद हो और इसी तरह से जो अपने फॉलोअर्स हैं उनमें खुशियाँ बांटते रहिए और जो हमारी तरफ से नए ख्वाहिशात हैं वो भरपूर तरीके से समेटते रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए कुछ फात खान नियाजी, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रिलेशंस टिकटॉक के जो कंट्री मैनेजर हैं, वो हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात अपनी बेपनाह सलाहियतों और मेहनत से बैनुल-अक़वामी सतह पर धूम मचा रही हैं। गुलकारी हो, अदाकारी हो और फिल्मसाजी समेत हर शोबे में मशहूर शख्सियात ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बिल्कुल, और अब इन फनकारों ने अपनी नुमाया खिदमात के लिए एक नुमाया आलमी पहचान भी हासिल कर ली है और इन फनकारों ने मुल्क के शनाख्त आलमी सतह पर लेकर पाकिस्तान का सर भी फ़ख्र से बुलंद किया है, जिसमें बहुत सी शख्सियात शामिल हैं। एशियाई अफरोज़ा अखबार है ईस्टर्न आई जो कि बरतानिया की जानिब से एशियाई मशहूर शख्सियात की फ़हरिस्त जारी करता है। इसमें बरतानिया में रहने वाले एशियाई बाशिंदों से मुतल्लिक
खबरों की कवरेज के लिए इसे मशहूर समझा जाता है। तो इस साल 5 ऐसी पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात हैं जिन्हें शामिल किया गया है इसमें, और बताना है कि एशियन अखबार ने इसे अपनी जीनत बनाया है। टॉप 50 एशियाई शख्सियात की फहरिस्त में हमारी 5 शख्सियात ने भी जगह बनाई है। ये तमाम फनकार मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हैं हानिया आमिर, फहद मुस्तफ़ा, सज्जल अली, आतिफ असलम और हिबा बुखारी। तो ये फनकार हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आलमी सतह पे भी, जिनका जिक्र ईस्टर्न आई की जानिब से टॉप 50 एशियाई फनकारों की फहरिस्त में किया गया है। तो आपको इनमें से कौन ज़्यादा पसंद है? मुझे तो आतिफ असलम पसंद है, और वैसे तो सारे अपने अपने शोबों में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं। फहद मुस्तफ़ा हो, हानिया हो या दीगर जो फनकार हैं, थोड़ा सा सेफ साइड खेलते हुए किसी लड़की का नाम नहीं लिया, मैंने हानिया का लिया। हानिया मुझे पसंद है, और जिसका काम जाहिर बात है आपने देखा होगा। हानिया पसंद है मुझे बिल्कुल पसंद है। मैं उन्हें देख रही हैं तो वो जरूर ये गौर से सुने कि इन्हें हानिया। देखिए जो स्टार्स होते हैं ना, वो स्टार्स वो कोई भी उन्हें पसंद। ये आप सियासी बयानबाजी है, ये सियासी आप देखें ना, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया के अंदर भी बड़ी ज्यादा ये बड़ी खूबसूरत आपने बात करती हो इन्हें इंस्टा पे, तो आप करते हैं ना, ये काफी है। नहीं अच्छा, आप अपना बताइए कि आप किसको पसंद करते हैं? अच्छा, मुझे भी हानिया बहुत पसंद है, डिम्पल क्वीन है। तो आपने भी सियासी बयान दिया किसी लड़के के बारे में? नहीं, मुझे आतिफ असलम ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे नेजल आवाज है, मुझे उतना पसंद नहीं है। अच्छा, तो आपको कौन पसंद है वो बता दीजिए। मुझे आबदा परवीन बहुत पसंद है, अब उनका नाम शामिल नहीं किया गया, गुलकारी की बात हो रही है तो मुझे आबदा परवीन। लड़कों में कौन पसंद है? कोई लड़का पसंद है? मुझे फाद मुस्तफ़ा की, हाँ फाद मुस्तफ़ा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। उनकी एक एक्टर इन लॉ मूवी आई थी जिससे मतलब मुझे लगा शायद वो एक प्रोग्राम लगता है जीतो पाकिस्तान, शायद उसकी वजह से पसंद। नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम मेरा फेवरेट नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, हमारे जो ये सितारे हैं वो बाहर जाके भी अपना नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये हमें सुनकर खुशी महसूस। जम के अपने अपने शोबों में परफॉर्म कीजिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए, और इसी तरह से हम जो है आपकी एक्नॉलेजमेंट करते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। आगे बढ़ते हैं और बात करें कि क्या आप किसी ऐसी जगह का तस्वुर कर सकते हैं नाज़रीन जहाँ पे इंटरनेट, वाईफाई और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अलाउ ही ना हो? आप सोच सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में तो आपका गुजारा ही नहीं हो सकता। तस्वुर नहीं कर सकते, मतलब हमारी ज़िंदगी शायद पहले फ़ोन हम हाथ में पकड़ते उसके बाद हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हम तस्वुर ही नहीं कर सकते कि इसके बगैर भी ज़िंदगी हो सकती है। तो ये ऐसा मुनफरद मकाम अमेरिका में मौजूद है जिसका नाम है ग्रीन बैंक, और ये मुनफरद मकाम पर वाईफाई नहीं है, इसकी रसाई वहाँ पर नहीं है, और ये रेडियो स्टेशन का जो है वो पता लगाना एक चैलेंज से कम नहीं है वहाँ पर। तो मुश्किल मेरे ख्याल में हमारे वहाँ पर रहना, जिंदगी होगी, जो फवायद हैं वो नुकसान से ज़्यादा होंगे, क्योंकि आजकल हम इतने ज़्यादा इस डिजिटल दौर के अंदर जकड़ चुके हैं, और हम अगर अपने माजी को देखें, कम से कम हमारी जो जनरेशन है उसने वो सारे फेजेस भी देखे हैं। जब हम पुरसुकून ज़िंदगियां गुजारते थे, हमें कोई परेशानी नहीं होती थी, ऑफिस का काम या स्कूल या कॉलेजेस का काम मुकम्मल करने के बाद जब हम घर जाते थे तो अपने दोस्तों को, फैमिली को टाइम देते थे। बिल्कुल ऐसे अभी तो आपको एक खतरे की घंटी लटक रही होती है, कहीं से भी कोई इमरजेंसी कॉल आ सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। अच्छा, उस वक्त इमरजेंसी कॉल के लिए भी आपके घर में जो लैंडलाइन फ़ोन होता था वो बजता होता था, उस पर तमाम रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल आते थे और आपके दोस्त अहबाब के भी कॉल आते थे। तो अब जो है वो हर बच्चे के पास फ़ोन है। में हर मुल्क में कम से कम एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा मकाम होना चाहिए, ये रियलाइज करवाने के लिए कि जो डिजिटल दौर है इसके नुकसान क्या है। जुनैद, पाकिस्तान में होगा क्या? तमाम मर्द हजरात जो वो बीवियों से सुकून हासिल करने के लिए ऐसी जगह पर चले जाएंगे ना, तो अच्छा, आप इसी से मानती हैं कि बीवियां जो हैं वो जिंदगी में सुकून को गारत करने का वायदा नहीं, वो इतना सुकून अभी आपने ला सकते हैं। अब तो सियासी बयान दे रही हैं। नहीं, आप देखिए जुनैद, ये वाकई बड़ी खूबसूरत बात शुरू हो गई है कि अगर आप सुकून देंगे तो सुकून लेंगे ना, आप उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, वो सियासी बयान दे दिया। अच्छा खैर, ग्रीन बैंक के बारे में हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आमतौर पर अमेरिका का सबसे पुरसुकून शहर कहा जाता है, और यही बात हम भी कर रहे थे। और इस शहर में आने वाले जो सयाह हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोशिश करते हैं कि ना करें, क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। तो रोड साइंस से मदद लेनी पड़ती है उन्हें, क्योंकि वहाँ पे गूगल मैप भी नहीं चलता। अमेरिकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन से 4 घंटे की दूरी पर है ये ग्रीन बैंक, जहाँ इंटरनेट सर्विस और वाईफाई का फुकदान मौजूद है। और मेरे ख्याल में तो ज़रूर आप भी वहाँ पर विजिट करें और ऐसी जगह को एक्सप्लोर करें जहाँ पर दुनिया के रंग ही कुछ और हैं। हम कुछ और बात कर लेते हैं। सर्दी जो है, कॉफ़ी जो है वो हम सुबह सुबह एक मग कॉफ़ी का ना पिए तो ऐसे लगता है सुबह शुरू नहीं हुई है। और ये कॉफ़ी का कप इंसानी सेहत के लिए मेडिकल फवायद भी बहुत सारे हैं आपकी इसकी सेहत के ऊपर, चाहे फिर वो फिल्टर कॉफ़ी हो, नॉर्मल कॉफ़ी हो, ऑप्शन हो कि चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, तो मेरे ख्याल में आपको कॉफ़ी का इंतखाब इसलिए करना चाहिए कि आपकी सेहत को भी उसके फ़वायद हासिल होंगे। और अगर ज़्यादा फ़वायद लेने हैं तो फिर ब्लैक कॉफ़ी मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, इसमें अगर आप मिल्क ऐड कर देंगे। रिसर्च जो है वो ये कहती है कि
कि आप कॉफ़ी जो है वो उसकी मुतदल जो मकदार है वो आप अपनी अगर ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के ऊपर बहुत सारे उसके फ़वाइद जो है वो अब नज़र आते हैं। वज़न कम हो जाता है, आपको सर दर्द, फालज, ज़ियाबतीस और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे आपको कॉफ़ी बचा सकती है। जिस तरह जुनैद कह रहे हैं कि ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का नुकसानदेह होता है। ज़्यादा इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल मिकदार जो आपको लेनी चाहिए 1 से 2 मग। जी हाँ, दिन के आगाज़ में अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप बूस्ट हो जाते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। ज़रा एक रिपोर्ट देखिए कॉफ़ी के फ़वाइद पे, फिर इस पे बात करते हैं। कॉफी के पौधे का असल वतन इथोपिया है, वहाँ से ये अरब आया और उसे कहवा कहा गया। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये यूरोप पहुंचा और फिर सारी दुनिया में मकबूल हो गया। कॉफी दुनिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला मशरूब है। ये कॉफी के पौधे के भुने और पिसे हुए बीजों से हासिल होता है। गर्म या ठंडा ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ये पीने वाले को ताज़ा दम कर देती है और नींद भगा देती है। दुनिया भर में रोजाना की बुनियाद पर 2 अरब कप से ज्यादा कॉफी पी जाती है। कॉफी पीने के शौकीन अफराद के लिए ये बात खुशाइंद है कि कॉफी अगर एतदाल में पी जाए तो उसके कई फवायद हासिल होते हैं। ये जितनी जायकेदार होती है उतनी ही फायदेमंद भी है। आइए इस बारे में जानते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक रोजाना 3 से 5 कप कॉफी पीने से जिगर के कैंसर या उसके काम न करने का खतरा 40% तक कम हो जाता है। साइंसदान का कहना है कि कॉफी और हर्बल चाय का इस्तेमाल जिगर की बीमारी सिरोसिस से बचाता है। ये बीमारी जानलेवा भी साबित होती है। कॉफी के अंदर कैफीन नामी एक मादा होता है जो कि दिमाग की कारकर्दगी बढ़ाता है। कॉफी पीने से जहन के खुलियात को नशोनुमा मिलती है और वो ज्यादा तवानाई पैदा करते हैं, जिससे जहन सेहतमंद और तवाना रहता है। कॉफी से जहन को पहुंचने वाले चंद फवायद में याददाश्त का बेहतर होना और रद्द-ए-अमल में तेजी आना शामिल है। एक तहकीक के मुताबिक दिन भर में कॉफी के 4 या उससे जायद कप पीने वाली खवातीन में डिप्रेशन होने के इम्कानात 20% तक कम हो जाते हैं। ये थे कॉफ़ी के फ़वाइद। आप भी अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल कीजिए और इसके फ़वाइद हासिल कीजिए, और चाय का इस्तेमाल कम कर दें तो मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे टिकटॉक के पॉलिसी हेड से और आपके ही मजा आएगा। स्टे विद अस एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर, और ख़ासतौर पे टिकटॉक यूज़र्स के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए बहुत सी मालूमात और किस तरह से टिकटॉक को इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने लगे हैं आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फ़ाद खान नियाज़ी, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रिलेशंस हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक के। तो आपको वेलकम कहेंगे फ़ाद भाई। पाकिस्तान मॉर्निंग में काम तो काफ़ी हो रहा है। आपने बताया कि जब से आपने जिम्मेदारियाँ संभाली हैं 2021 के बाद से काफ़ी कुछ हो चुका और बहुत कुछ होना बाकी है। तो ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को दीजिए कि टिकटॉक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो एक आम तासुर है कि बच्चों को गुमराह करने का ज़रिया बन चुका है, बेराह रवी का ज़रिया बन चुका है, ये तासुर कितना गलत है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। पहली तो चीज़ है जी, देखिए टिकटॉक माशाल्लाह इस टाइम पे तकरीबन हर कोई इस्तेमाल कर रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। टिकटॉक इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में 2018 के अंदर और उसके बाद बहुत तेज़ी से ये फैला है। टिल 2021 आपने देखा होगा जब ये परसेप्शन जो आपने बात की जो बिल्ड हुई थी, वो 2021 से पहले परसेप्शन हुई थी जब टिकटॉक ब्लॉक भी हो रहा था और बाकी चीज़ें भी हो रही थी। 3 साल 4 साल गुजरने के बाद हम वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग जो हमने कमिटमेंट्स दी हुई थी गवर्नमेंट को, वो हमने इसको कंप्लीट की हैं। एंड दोज वर अराउंड यूज़र सेफ्टी, क्योंकि जो यूज़र सेफ्टी है वो भी हमारी भी प्रायोरिटी और गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा हद तक स्टेबिलिटी आ चुकी हुई है उसके ऊपर। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जो कुछ मर्ज़ी आप बयान कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मवाद भी अपलोड किया जाता है कुछ ऐसे लोगों की जानिब से, वो किसी ख़ास उससे आप सोच के साथ काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने बस अपने आप को वायरल करना है। अब वो मवाद हमारे बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है, ये एक अलग बात है। तो उस तरह के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस है कि ये अपलोड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं वो इतनी खुलेआम जो है वो पब्लिकली नज़र नहीं आनी चाहिए, बच्चे इससे गलत तासुर ले सकते हैं। देखिए, जहाँ तक पहले 2 चीज़ें आती हैं इसमें, एक बच्चों से रिलेटेड आती है और एक ओवरऑल आपका कंटेंट आता है। पहले मैं ओवरऑल कंटेंट के मतलब बता दूं कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने सिस्टम डेवलप किए हैं कि जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहे होते हैं हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशंस को। ठीक है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है हमारी, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के जो सोशल नॉर्म्स हैं उसके और उसके साथ साथ जो आपके जो लोकल लॉज हैं उसके साथ काफ़ी हद तक अलाइंड हैं ऑलरेडी। तो हम उसको ऑटोमेटिकली उसके थ्रू रिमूव कर देते हैं और इसके साथ हमारे पास मॉडरेशन टीम्स भी हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉडरेशन टीम जो लोकल लैंग्वेजेस की कैपेबिलिटीज़ हैं उसके थ्रू इसको रिमूव कर देती हैं।
तो उसकी वजह से बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, और उसके बाद अगर लोग जो है उस पर अपील करते हैं तो उसकी अपील के ऊपर फैसला लोग देख के उस पर वो भी कर रहे होते हैं। अराउंड 90% जो हमारा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। जहाँ तक बच्चों से रिलेटेड चीज़ आ रही है, तो माइनर सेफ्टी जो है ना हमारी प्रायोरिटी है ग्लोबली। उसके ऊपर हम लोगों ने पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारा काम किया है। कुछ है एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बिल्ट इन सेफ्टी टूल्स हैं उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि आपने सेफ्टी टूल्स जो प्रोवाइड किए होते हैं वो अक्सर लोगों को उसको अगर यूज़ नहीं करना आता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सोशल मीडिया प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करना आता, तो हमने 13 साल से 17 साल के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर ऐसे सेफ्टी टूल्स के अंदर कर दी हैं कि जैसे उनकी वीडियोस या कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, कोई डायरेक्ट उनको कमेंट्स नहीं भेज सकता, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड सिस्टम है सारा, या इसको मैनुअली भी चेक किया जाता है? और हम देख रहे हैं कि पीटीए के साथ आपका काफ़ी कोलैबोरेशन बढ़ चुका है, जो कि खुशाइंद भी है। यकीनी तौर पे कुछ शराइत भी उन्होंने रखी होंगी, वो क्या शराइत हैं जिस पे अमल करके हम देख रहे हैं कि आपकी कोलैबोरेशन में ताउन में मज़ीद इजाफा हो रहा है? एक समिट भी हुआ, तो उस समिट में क्या चीज़ें तय पाई, उसका कितना फ़ायदा हुआ? पहली चीज़ तो ये कि जो पीटीए है उसके साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम के साथ भी हमारी बहुत सारी कोलैबोरेशन चल रही हैं। नॉट ओनली दोस्त, इसके अलावा भी दूसरे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हमने काम किया हुआ है। एजुकेशन के ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी और इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। सो गवर्नमेंट की जो डिमांड्स होती हैं वो यूजुअली आपकी सेफ्टी होती है, यूज़र सेफ्टी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ जो चीज़ें कमिट की थी वो ये था कि हम अपने टूल्स ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि जिसकी वजह से जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन, वो हम ऑटोमेटिकली रिमूव कर दें। और फिर पीटीए जो है वो हमें रिपोर्ट भी करता है ऐसा कंटेंट जो कि लोकल लॉ की वायलेशंस होती हैं। तो जो लोकल लॉ की वायलेशंस हैं वो हम उसको असेस करते हैं, उसकी बेस पे कर रहे हैं। लोकल हाउएवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोकल लॉ की वायलेशन है अक्सर ऐसे होता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं हमने बेसिकली ह्यूमन राइट्स को भी इंश्योर करना होता है एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि लोकल लॉ की वायलेशंस हों, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वजह से वो हम यूजुअली रिमूव नहीं करते। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है फाद भाई, एक है लोकल लॉ, एक है जो आप लोकल राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक लोकल कल्चर भी होता है। तो क्या टिकटॉक इसको मद्देनज़र रखता है कि जो एंटरटेनमेंट या शोबिस की दुनिया है उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नाच गाने को तरवीज दी जाती है, उसे प्रमोट किया जाता है, उसकी व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टिकटॉक को देख रहा है कि हमारे कल्चर को डैमेज ना करे जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है या जो ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, ताकि उसके अंदर सीखने का पहलू ज़्यादा हो, तामीरी पहलू ज़्यादा हो, ग्रूमिंग का पहलू ज़्यादा हो, ख़ासतौर पर यूथ के लिए। इस पर भी कोई काम हो रहा है? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि वी फील प्राइड इन इट कि जो लोकल नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सोशल नॉर्म्स जो है ना वो हम उसको बहुत ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारी ग्लोबल है उसके बाद जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें लोकल नॉन्सेस जो सी हम उसकी वो काफ़ी हद तक उसको टेक केयर कर रहे होते हैं। जहाँ तक आपकी बात ये है कि ये किसी ज़माने में ऐसे था कि जब यहाँ पे भी कुछ अर्सा बैन रहा है टिकटॉक इन्हीं वजूहात की बिना पे कि उसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी आ चुकी थी और वो चेक एंड बैलेंस या वो फिल्टर नहीं था जो आइडली होना चाहिए। तो मैं पूछने का मकसद ये है कि अब वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, उसका ख्याल रखा जा रहा है? देखिए माशाल्लाह इस टाइम पे जो टिकटॉक के यूज़र्स हैं, मेरा ख्याल है मोर देन 97% टिकटॉक यूज़र्स जो हैं दे हैव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अबाउट टिकटॉक। तो उस लिहाज से आप ये देखिए जितने भी हमारे जो पिछले 3 साल से हम लोगों ने काम किया हुआ है इसके ऊपर, वो सारी चीज़ों की वजह से जो कंटेंट वो इतना डाइवर्स और इतना अच्छा हो गया। मैं तो जब भी पाकिस्तान आता हूँ, मैं यहाँ पे जब टिकटॉक यूज़ करता हूँ, तो 2021 में जब हम लोगों ने देखा था और अब जब हमने देखा तो मैं तो इतना खुश होता हूँ। आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर आप उसको देखें तो ग्लोबल लेवल का कंटेंट है। इसके साथ साथ जिस तरह हमने कोलैबोरेशन की थी PSL के साथ, एक वो ग्लोबल ब्रांड बन चुका हुआ है। आप देखें बिलियंस ऑफ व्यूज़ वर्ल्ड वाइड। आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ जो टूरिज़म से रिलेटेड चीज़ें हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज जो है वो डेवलप हो रहा है, इमेज उजागर किया जा रहा है। अभी मिसकंसेप्शन तो है कि लोग ये समझते हैं कि टिकटॉक पे अगर वो जा रहे हैं तो वो वायरल हो रहे हैं, टिकटॉक पे जा रहे हैं तो इसी तरह का मवाद वो बेच सकते हैं, जिसको जैसा जुनैद ने कहा कि जो काबिले देखने के लायक नहीं है, काबिले एतराज़ है। तो हम लोग उसको किस तरह से, लाइक आपका इदारा उसको किस तरह से इस चीज़ को लुक आफ्टर करेगा कि ये आपने कहा, क्योंकि आप पब्लिक राइट्स भी देखते हैं, तो जहाँ पर आवाम के राइट्स
राइट्स की बात आ जाती है। वो कहते हैं कि उनका राइट है, उन्हें इसकी आज़ादी होनी चाहिए कि वो कुछ भी बयान कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर फिर आप किस तरह से देखते हैं कि वो चीज़ सोसाइटी के लिए ठीक भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से उस बंदे के अपने राइट्स भी हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है अबाउट सर्टेन थिंग्स। मसलन हरासमेंट एंड बुलिंग है, अब हर कोई तो हरासमेंट बुलिंग नहीं कर सकता, राइट? सो हमने एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये हमारी सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस हमने उर्दू में भी दी हुई है, लोगों को अंदाज़ा है उस चीज़ का। तो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन नहीं करता ना, तो वो चीज़ चलती रहती है उसके ऊपर। अगर आप लोकल लॉ की वायलेशन नहीं करते, हाईलाइट नहीं होती, तो वो चलती रहेगी। चीज़ वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे आप आज़ादी इज़हार उसको करते हैं, आपका राइट है, लेकिन आप दूसरे को ऑफेंड अगर नहीं कर रहे, आप किसी को तंग नहीं कर रहे और उस तरह की चीज़ें हैं। और कम्युनिटी गाइडलाइंस, देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो जब आप करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है। हम लोगों ने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी बहुत सारे टूल्स दिए हैं कि जिसके अंदर जो उनके कमेंट्स हैं वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं बल्क के अंदर, वो लोग, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। बट एट द सेम टाइम जो लोग इसके यूज़र हैं जो उसको कर रहे हैं, अगर वो उसको सिविल वे के अंदर नहीं करते, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो वो रिमूव हो जाते हैं। जहाँ तक पॉजिटिव कंटेंट है ना, आप याद रखें कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बिलियंस ऑफ पीपल जो वो देखते हैं, कोई 1 अरब से ज़्यादा लोग जो है ना इसको टिकटॉक के यूज़र। बिल्कुल ऐसे है, यूज़र बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसमें एक चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है ना, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई। मसलन बिजनेसेस इस टाइम पे जो टिकटॉक है उसको यूज़ कर रहे हैं और ग्रो। फाद भाई, थोड़ा सा इसी के ऊपर चाहूँगा आपकी रहनुमाई कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, क्योंकि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है और दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोग कमा भी रहे हैं। अगर टिकटॉक से कोई चाहता है कमाई हो, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? डायरेक्ट वे है, इनडायरेक्ट वे है? और अब तो हम देख रहे हैं कि आप ट्रेनिंग सेशंस भी करवा रहे हैं, मार्केटिंग के बड़े ज़बरदस्त आपने टूल्स मुतारिफ़ करवा दिए हैं। ज़रा इस पहलू पर भी रोशनी डालिए। देखिए, टिकटॉक ऐसा टूल है जो मैं हमेशा कहता होता है, एक फ्री एडवर्टाइजमेंट टूल है सबके लिए, तो बिजनेस इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं डोंट मेक एड्स, मेक टिकटॉक्स। और उसकी वजह ये है कि जब आप ऑर्गेनिक वीडियोस ऐसी बनाते हैं तो आप अपने जो रीच है वो हासिल कर लेते हो बहुत ज़्यादा, तो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आ रहे हैं। एजुकेशन जो है हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो हम लोग अभी इंशाल्लाह हम जल्दी एक काम कर रहे हैं। यूथ को भी आप ट्रेन कर रहे हैं, मैंने देखा है, बच्चों को भी। ये चीज़ें जो हैं, जो ट्रेनिंग, इसमें आप मैं पहले इसके ऊपर थोड़ा सा कर दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और स्पेशली जब जो पीटीए के साथ जो हम लोगों ने मिलकर जो चीज़ की है, हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं पीटीए और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम के साथ ऑन डिजिटल सेफ्टी। और उसके अंदर हम लोगों ने ये किया कि हमने देखा कि पाकिस्तान के लिहाज से क्या इशू हैं, तो हम लोगों ने सर्वेस किए, स्कूल्स के अंदर कंडक्ट किया, असेसमेंट की कि लोगों को कितनी अवेयरनेस है उसके ऊपर। टीचर्स की हम लोगों ने उसी तरह ही चेक किया कि अच्छा वो उनको कितना अंदाज़ा है। और हमने पेरेंट्स को भी देखा कि वो कैसे देखते हैं कि बच्चों के लिहाज से क्या इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं। फिर हमने उसको बेस पे देखते हुए हम लोगों ने एक करिकुलम क्रिएट किया जिसकी बेस पे हमने वर्कशॉप्स की तमाम स्कूल्स के अंदर। अभी हम लोग ने पहले फीमेल स्कूल्स के अंदर, गर्ल्स स्कूल्स के अंदर हम लोगों ने उसको प्रायोरिटाइज़ किया था। अब हम ओवरऑल तमाम स्कूल्स के अंदर हम लोग कर रहे हैं। 13+ जो बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें करें। किन किन शहरों में? ये पूरे पाकिस्तान के अंदर चीज़ें चल रही हैं। सिंध के अंदर भी था, अभी इस्लामाबाद में भी हमने किया है, जीबी के अंदर भी हुआ है, अभी हम इसको बलूचिस्तान के अंदर भी लेके जा रहे हैं। और ऐसी भी थी, हमें एक और भी हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था जो कराची के जो स्लम एरियाज़ हैं उस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे आपको लगता है कि वो लोग अवेयर हो जाएंगे जो एक इसके बारे में, जिनके माइंड में ये ख्याल है कि ये एक अच्छी ऐप नहीं है और ये सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि ख़राब किस्म का कंटेंट बनाते हैं, तो आप उन लोगों तक ये अवेयरनेस दे सकते हैं और उन पेरेंट्स तक कि ये एक अच्छा बिज़नेस भी आपको मिल सकता है इससे, और आप इससे अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर सकते हैं इस ऐप को यूज़ करते हुए। आपको लगता है कि ये अवेयरनेस कैंपेन जो आप चला रहे हैं वो सूदमंद साबित होगी? देखिए, हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन है ना वो ग्रोथ के लिए नहीं है। हमारी अवेयरनेस कैंपेन है एम्पावरमेंट के लिए। वी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हम जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे, हम पेरेंट्स को बता देंगे कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट जो है, सेफ़ स्पेस क्रिएट करनी है, और आपने टीचर्स को बता देंगे कि कैसे आप गाइड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं जो आएंगे, और ना सिर्फ टिकटॉक बल्कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज़ करोगे, हमारी अवेयरनेस सिर्फ टिकटॉक से रिलेटेड नहीं, हम डिजिटल सेफ्टी और सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट पर बात कर रहे होते हैं। सो उस पे ये आता है कि जब बच्चे एक दफ़ा इसको कर लेंगे तो वो, हमने देखा जब वर्कशॉप हम लोगों ने की थी,
बहुत फिनोमिनल किस्म का उनका डिफरेंस आया था उनकी अंडरस्टैंडिंग का कि वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट रिस्क और फिर उसके बाद खुद कैसे सेव रह सकते हैं और अगर उनको कोई इशू आता है तो वो कैसे पेरेंट्स के पास कैसे जा सकते हैं, टीचर्स को कैसे कह सकते हैं, गवर्नमेंट को कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा होलिस्टिक हम लोगों ने एक चीज़ की हुई थी ताकि लोग फिजिकली जाके ट्रेनिंग दी जा रही है या ऑनलाइन भी ली जा सकती है, क्योंकि ऑनलाइन तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे बच्चे। दो चीज़ें हैं, जब आप एक चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं ना तो यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड। बिल्कुल ठीक। एक आपका यूज़र ग्रुप होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे आप हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर किया था उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़े टेक से भी ज़्यादा हैं। हम उस ज़्यादा जाना चाह रहे थे जहाँ पे लोग ऐसे जिनको पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा नहीं है इनसाइट्स कि आपने कैसे यूज़ करना, तो उसकी बेस पे हमने देखा बहुत ज़्यादा चीज़ें आई। और एक मेन चीज़ ये है कि आप ये देखें, हम हमेशा ये कहते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था डिज़ाइन कर रहे थे पीटीए के साथ बैठ के, तो हमारा यही फोकस था कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम किसी एक बच्चे को, एक फैमिली को भी एक सिक्योर कर लेते हैं इसके, इट्स अ वर्थवाइल थिंग। इसमें कोई शक नहीं है। और आपने 2021 में ज्वाइन किया था और अभी 2024 जा रहा है, कितना चेंज आपको अब महसूस हो रहा है अवाम के हवाले से भी और इस अवेयरनेस कितनी आ गई है और फिर इसके अंदर कितनी टिकटॉक की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं या ऐप के अंदर कितनी बेहतरी आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, आप सोच नहीं सकते जितना डिफरेंस इसके ऊपर आया, क्योंकि लोकल टीम है, लोकल पाकिस्तानी। मैं जब आया था उसके बाद हमने बहुत सारे पाकिस्तानी हायर किए हैं जो इस टाइम पे रीजनल रोल्स को हेड कर रहे हैं, सिंगापुर में, मलेशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और वो तमाम लोग जो हैं वो एक लोकल कॉन्टेक्स्ट लेके आए पाकिस्तान के अंदर, और हमने ये देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बर्निंग इशू है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं और कैसे प्रमोट कर सकते हैं इस सारे सिनेरियो को। फिर एक है यूज़र ग्रोथ, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। आपने देखा स्टार्ट में बच्चे थे, अब तकरीबन हर एज ग्रुप का बंदा इसमें आया हुआ है, कंटेंट बहुत डाइवर्सिफाई हो गया हुआ है। लर्न ऑन टिकटॉक अगर आप वो देखें, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें कर लें तो बहुत चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं और बिजनेसेस इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो लोग इस पे आते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं और उनकी जो सेल्स हैं, अगर हम लोगों ने जो चीज़ें हम लोगों ने दी थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। और इजी टू एक्सेस है, हर बंदा। अच्छा, एक तो वो जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हैं फात भाई, पेरेंट्स, असातिज़ा, आपके ख्याल में वो क्या जिम्मेदारी, किस तरह से इसमें मुआवन हो सकते हैं अवेयरनेस में, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, सही इस्तेमाल के हवाले से सोशल मीडिया टिकटॉक के? देखिए, टिकटॉक ने बहुत सारे सेफ्टी टूल्स मुहैया किए हैं लोगों को और पेरेंट्स के लिए। जो फैमिली पेयरिंग एक बहुत अच्छा टूल है जो कि यूज़ करके वो स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि बच्चे क्या उसको देख रहे हैं। चेक रखना ज़रूरी है, थोड़ा चेक रखना। आप इसको कह लें, अक्सर एक डिबेट आती है कि बच्चों पे चेक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एज अ पेरेंट हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है हमारे बच्चे हैं, वी हैव टू गाइड देम, राइट। तो उसके अंदर ये है कि जो हम लोगों ने बिल्ट इन, जो मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट सेफ्टी सेटिंग है बच्चों की, वो है 13 साल से 17 साल तक। तो पेरेंट्स एक तो ये कर सकते हैं कि बच्चों की जो एज है वो ऐसा ऐप डाउनलोड करके उसका अकाउंट क्रिएट करें जिसमें उनकी एक्चुअल एज लेके आएँ। 13 साल से कम बच्चों को टिकटॉक यूज़ ना करने दें, 13 साल नहीं करने देना चाहिए। और ऐप्स ना भी हो फाज़ब, ये तो वो चीज़ है कि बच्चे के ऊपर आपको हर सूरत में चेक रखना है, वो जिस भी एज का है आपको हर तरह से बच्चे को देखना है, उसको समझाना है, उसके ऊपर आपको पूरी तवज्जो देनी है। तो फिर ऐप्स यूज़ कर रहा है या नहीं यूज़ कर रहा, हर तरह से बच्चे के ऊपर एक इंपॉर्टेंस तो बच्चे। पर इसके अंदर जब आप इंटरनेट की बात करती हैं ना, सोशल मीडिया, तो उसमें बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एक पूरी दुनिया है, जैसा दुनिया है तो आप अपने बच्चे को प्रिपेयर करते हो कि क्या आपकी वैल्यूज़ हैं और क्या चीज़ है, वो तो है। हम लोगों ने एम्पावर किया है पेरेंट्स को कि वो अपने लिहाज से वो बच्चों के लिए सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एज अगर वो 13 से 17 साल की रख देते हैं उस पर, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो पेरेंट्स हैं उनका ये काम है कि उन्होंने एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करनी है अपने बच्चों को, अवेयरनेस भी। और जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करें, और बच्चे अगर उनके पास आते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं वालिदैन के लिए। थैंक यू सो मच। फात खान हमारे साथ मौजूद थे और टिकटॉक यकीनी तौर पे जो काम कर रहा है वो खुशाइंद है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पेरेंट्स और असातिज़ा, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो भी निभाइए, ताकि जो हमारा आने वाला कल है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे हैं, उनकी बेहतर नशोनुमा हो सके, उनकी अवेयरनेस बेहतर आए और वो इससे फ़ायदा भी उठा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं कि एथलीट से खुरम खान न्यूजीलैंड के शहर टाइपू में होने वाले आयरन मैन चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन चुके हैं। कराची से ताल्लुक़ रखते हैं खुरम खान और वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया है। और वो ये मनाजिर भी अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं जिस वक्त ये कामयाबी हासिल हुई है खुरम को। तो सबसे पहले खुरम हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस ज़बरदस्त कामयाबी पर, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कैसा रहा ये इवेंट, कितने मदे मुकाबिल थे खुरम, जरा खुद ही बताइए अपनी ज़ुबानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही फ़ख्र का मुकाम था कि पाकिस्तान को स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी जो है हौसला अफजाई की है लोगों ने यहाँ पे कि पाकिस्तान का एथलीट, पहला कोई पाकिस्तानी एथलीट जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे क्वालिफाई किया है। वैसे तो लोगों ने आयरन मैन किए हुए हैं पाकिस्तान से, मगर वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल 70.3 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे, उस पर किसी क्वालिफाई नहीं किया है। खुरम, ये 119 ममालिक के 6000 से ज़ायद एथलीट्स थे जिनसे आपने कम्पीट किया है और बड़ा मुश्किल रहा होगा। कितनी आपने मेहनत की, इसके पीछे क्या तैयारियां थी? मेहनत तो काफ़ी लंबी थी। ये 2015 से मैंने अपने आयरन मैन का सफ़र शुरू किया था और तब से जो है अब जो है 2024 का ख़त्म होने को आ रहा है, तो अब जो है अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे आया हूँ। तो काफ़ी इसमें मेहनत का दरकार होती है, काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, ये आसान चीज़ नहीं है। इससे कि आप जो है अच्छा, जो है थोड़ा सा हमारे बिगनर्स के लिए बताइएगा खुरम के कौन कौन से फेजेस होते हैं। आप बता रहे हैं 2015 से आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं इसके लिए। एक तो ये कि अपने तौर पे सब कुछ हुआ या वजारत खेल ने मुआवनत की, और फिर वो क्या क्या चीज़ें थी जिसे फॉलो किया आपने ये कामयाबी हासिल करने के लिए? नहीं देखें, ये इसमें मैंने अपना खुद ही सब अपने बलबूते पे किया है ये सारा। अपनी सारी अपनी फंडिंग वगैरह जो है, ऐसे कि हर पार्टिसिपेट करने में जो है आप ट्रेनिंग भी है, कोच क्या हायर करना है, आपका न्यूट्रिशन होता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इसमें है। इसमें आपकी साइकिल भी है, फिर इसमें आपका गियर आता है साइकिलिंग का, रनिंग की जूते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी की जो आपको अपने साथ रखनी अच्छा खुरम, आपका ये मैं देख रही हूँ कि आपने कोई 1.9 किलोमीटर की स्विमिंग की है, फिर 90 किलोमीटर की बाइक राइड किया आपने, 21.1 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई है। तो ये सिर्फ 5.5 घंटे में आपने ये सब कर दिखाया। ये एक ही मुकाबले का हिस्सा थे? जी, ये ट्रायथलॉन है, ये जो एक ही मुकाबले का हिस्सा होता है। इसमें आप पहले जो है स्विमिंग करते हैं, उसके बाद आप स्विमिंग से निकलते साथ ही आप जाते हैं साइकिल पे जो आप उसके बाद आके आप सीधा आप दौड़ते हैं। तो हर जो एक हर चीज़ का एक कट ऑफ टाइम होता है, तो अगर आपने उस टाइम के अंदर नहीं वो चीज़ ख़त्म करी तो आप क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं हो सकते। तो जैसे साइकिलिंग, अगर आपने स्विमिंग टाइम पे नहीं खत्म की, आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, साइकिल टाइम खत्म नहीं की टाइम पे, तो आप रनिंग नहीं कर सकते। इसका एक टाइम, ये नहीं होता कि आपके पास सारा दिन है खत्म करने के लिए। तो इसमें जो 5 घंटे 32 मिनट जो है मेरा कंप्लीशन टाइम था, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल और कंपेटिटिव टाइम है कंप्लीशन का, अगर आप देखें तो काफी फख्र है मुझे। तो बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है। अगला टारगेट क्या है, जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा। देखिए इंशाल्लाह ये गोल है कि अगले साल जो है क्वालिफाई करें स्पेन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो स्पेन में होगी अगले साल। हर साल जो है ये किसी नए ममालिक में होती है, तो मेरा ये भी एक गोल है कि इंशाल्लाह कोई वक्त ऐसा आए कि ये इवेंट पाकिस्तान में भी हो रहा हो। इंशाल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी ढेरों दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं खुरम। और हम आए हैं और बात कर लेते हैं इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं बच्चों को इतनी सारी छुट्टियां क्यों हो रही हैं और छुट्टियों का सद्भाव क्या होना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि बच्चों को एजुकेट भी किया जा सके और छुट्टियां भी वो घर पे भी रह सकें। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, बच्चों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है कि मौसम सरमा की जो तातीलात हैं उनका ऐलान कर दिया गया है और पंजाब भर में 20 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। और अगर हम देखें, हमारे वक्तों में 20 दिन की छुट्टियां नहीं हुआ करती थी, 10 से भी कम कर दी जाती थी और इस वक्त बच्चों को बार बार छुट्टियां दी। आपका मशवरा सिंध वालों ने सुन लिया है, उन्होंने 10 छुट्टियां कर दी हैं, पंजाब में 20 छुट्टियां हैं। लेकिन 20 छुट्टियों में या 10 छुट्टियों में करना क्या है बच्चों ने घरों में बैठ के? क्या सिर्फ खेलकूद करनी है, परेशानी पैदा करनी है, या फिर कुछ तामीरी भी करना है, कुछ सीखना भी
है नया। तो इसके लिए परेशानी अपनी जगह पर है, क्योंकि माएँ ये सोचती हैं कि बच्चे अगर 20 दिन घर बैठेंगे तो फिर करेंगे क्या, और तालीमी निज़ाम जो है वो हमारा ऐसा ही है। लेकर आए अपने नाज़रीन के लिए, और वो हल क्या है। डॉक्टर समन माहिर तालीम है हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। हमें वैसे तो ये लंबा प्लान है, लेकिन 20 डेज़ या 10 डेज़ में इस कैम्ब्रिज सिस्टम के ज़रिए, इस तालीमी निज़ाम के ज़रिए किस तरह से फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है छुट्टियों को, पेरेंट्स की तरफ से ज़रा रोशनी डालिए। अच्छा ठीक है, वैसे तो ये बहुत बिग है सिलेबस, लेकिन 20 डेज़ के अंदर हम लोगों ने एक ऐसा पैकेज डिज़ाइन किया है जो एक यूनिवर्सल है। फॉर एग्जांपल, जिसमें आप बच्चों को क्रिएटिव बनाएंगे, उनकी रीडिंग स्किल्स को आप इन्हांस करेंगे, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उनकी ग्रामर के जो रूल्स जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं आप वो करवाएंगे उनको, वोकेबलरी, कुछ स्पेलिंग लिस्ट है जो हमने दी है कि आपने 20 डेज़ के अंदर ये स्पेलिंग लिस्ट करवानी है। हम चाह रहे हैं कि एट द एंड जब बच्चा स्कूल जाए वो इतना ज़्यादा रनी हो जाए कि वो कुछ भी पैराग्राफ राइटिंग अपनी मर्जी से कर सके, वो इनोवेटिव हो जाए, और जो उनके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सके। अच्छा, आपको पहले से पता था कि 20 डेज़ की छुट्टियां जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है, तो आपने उस हिसाब से हमने प्लान 20 to 25 डेज़ का पैकेज बनाया है। अब ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डेज़ में इसको कवर अप करवा लेते हैं, और बार बार मेहनत पेरेंट्स को करनी होगी, बच्चों को खुद से करना होगा, और वो पेरेंट्स जो उनके पास टाइम नहीं, जिस तरह शाल भी कह रही थी कि समटाइम दोनों पेरेंट्स बिजी होते हैं, मदर भी और फादर भी, उस सूरत में फिर इसका क्या फ़ायदा होगा? हमने रेडी टू यूज़ प्रैक्टिसिंग शीट्स बनाई हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आउटलाइन भी दी है, सिलेबस भी दिया है, गाइड प्लान भी दिया है। इवन तो हमने बताया कि वीक 1 में ये करवाना है, वीक 2 में ये करवाना है, वीक 3 में ये करवाना है। जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शीट्स को खोलना है, हिंट्स एंड डेफिनेशन साइड पे दी हुई होंगी, बस उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत इनोवेटिव है। और डेली कितने घंटे देने होंगे? तकरीबन 2 घंटे। अच्छा समन, हम लोग स्कूल अपना सिस्टम अगर देखें तो हमारे स्कूल्स में, और जिस तरह से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हम महसूस करते हैं कि वो नहीं है एजुकेशन को लेकर। आए रोज़ हम देखते हैं छुट्टियां हो जाती हैं, कभी एहतजाज की कॉल पर छुट्टी दी जाती है, तो कभी किसी बात पर छुट्टी दे दी जाती है, स्मॉग पर छुट्टी हो जाती है, फिर अब सर्दियों के नाम पर छुट्टी दे दी गई, और जो 10 दिन की छुट्टियाँ होती थी जो कि हमने बचपन से देखी हैं, वो 20 दिन की हो गई हैं। अगर हम बच्चों को बिल्कुल होम स्कूलिंग करवाते हैं तो वो कितना फ़ायदेमंद है? इस एजुकेशन सिस्टम से भी हम बच्चे को निकाल पाएंगे। जो एक बर्डन हम देखते हैं बच्चे के ऊपर, एक भारी भरकम बैग लेकर वो जाता है, लेकिन जो हम उसके अंदर देखना चाहते हैं एक तब्दीली, एक इम्प्रूवमेंट, वो हम नहीं देख पाते हैं। बच्चे के अंदर वो सीखने की सलाहियतें बल्कि और दबा दी जाती हैं इतना बर्डन डाल के। तो होम स्कूलिंग के बेनिफिट्स उन माओं को इस वक्त समझाएं, क्योंकि ये टाइम वो है जहाँ पर हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से, कि होम स्कूलिंग के बेनिफिट्स समझा सकते हैं उन माओं को। अच्छा देखिए, बेसिकली होम स्कूलिंग क्या है? होम स्कूलिंग इज़ लाइक कि आप ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम को छोड़कर अपने बच्चे को घर पर खुद सारी की सारी प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर हम सिर्फ इसके बेनिफिट्स की बात करें ना, तो बहुत बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि आपका बच्चा बाउंड टू क्लास नहीं रहता। आपको ये नहीं है कि आपने इतना सा ही सिलेबस करवाना है, आप उसको, आप कहते हैं आप खुल के खेलो, जितना याद कर सकते हो करो। आप उसको प्रेशराइज नहीं करते हो। आपने उसको एक टेस्ट दिया, आप ये नहीं कहोगे इट शुड बी करेक्ट। वो अपनी मर्जी से कुछ गलत भी लिख सकता है। अगर वो लिखता है जो माँ पढ़ा सकती है, वो टीचर्स उस तरह से नहीं करवा सकती। जो क्वालिटी टाइम आप उनको दे सकते हैं, जो बॉन्डिंग आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, जो 8 घंटे वो सफ़र कर रहा है स्कूल में, अगर वो 3 घंटे आप भी पढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा आप उनको। एक जो ड्रॉबैक या नुकसान कहा जाता है कि बच्चों को होता है, वो सोशलाइज नहीं कर पाते, वो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते स्कूल सिस्टम से, जिस तरह से वो सीखने को उनका मौका मिलता है अपने कोलीग्स के साथ, बच्चों के साथ, वो चीज़ होम स्कूलिंग में नहीं होती। आप एग्री करेंगे इससे? हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन देखिए अब इसके बहुत से अल्टरनेट वेज भी हैं। बहुत से स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, बहुत से कम्युनिटी क्लब्स हैं, बहुत से होम स्कूलिंग ग्रुप्स हैं जो पेरेंट्स बच्चों को होम स्कूलिंग करवाते हैं। फिर ये तो नहीं होता कि वो बिल्कुल छोड़ देते कि हम होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, नहीं। उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंगेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, वो जिम में जाते हैं। एवरी सैटरडे एंड संडे वो अपने बच्चों को मॉल्स में और क्लब्स के अंदर लेकर जाते हैं। तो वो उनकी वो जो एक चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ से। हर चीज़ का एक नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, बट इसका ज़्यादातर फ़ायदा ही है। अच्छा समन, एक जो चीज़ हम ये नोटिस करते हैं कि हमारी माएँ ये शिकवा करती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन वही बात अगर वो टीचर से कह दें कि बच्चे को ये आप समझाइएगा तो बच्चे मान जाते हैं। वो एक जो उनकी एक अटैचमेंट होती है टीचर के साथ, अगर वो पेरेंट्स के साथ बन जाती है, स्पेशली माँ के साथ बन जाती है, तो माँ तो कुछ भी मनवा सकती है उससे बच्चे। लेकिन वो लाड प्यार में आ जाते हैं ना पेरेंट्स के साथ या माओं के साथ, वो चीज़ उनको टीचर्स के सामने एक डर होता है, खौफ होता है, तो उनके लिए समझाना या मनवाना ज़्यादा ईजी होता है। ये तो हम लोग अपने बच्चों के माइंड में डाल देते हैं बेसिकली। देखिए एक बच्चा है ना, बेबी है, उसको पता है इसको कुछ कह लेना, छोटा कज़न है या बड़ा कज़न है, नानों को कुछ नहीं कहना। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया है कि ये नानू, इनको कुछ नहीं कहना। इस तरह से हम बच्चे की ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं। टीचर हैं,
कुछ नहीं कहना आपने उनकी बात माननी है। आप जैसे उनको सिखा रहे हैं वैसे आप अपना भी तो सिखाएं, आप एक अपना भी तो इम्पैक्ट रखें अपने बेबी के ऊपर कि आपने मेरी बात को, कमांड को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी बॉन्डिंग रखें तो सही बच्चे के साथ। आप बिल्कुल ही कह देते हैं कि स्कूल ने करवाना है, टीचर ने करवाना है, एट द PTM पे आप जाएंगे और आपको कहेंगे आपके बच्चे ने नहीं किया, ये ऑफ कर रहा था, ये इसका मिसिंग होमवर्क था और उसको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो आप 100% श्योर नहीं है कि आपके बच्चे को सब कुछ आता होगा। ठीक है, पाकिस्तान आप वो के टीचर पे अंदर नहीं डाल तो, सकते। बहुत कम है अभी ये कॉन्सेप्ट जो होम स्कूलिंग का है, और बहुत हम कम लोग अगर अपने एजुकेशन सिस्टम को इसी तरह जिस तरह चलता जा रहा है, अगर हम इसी तरह से लेकर चलते रहे और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने ना कुछ सोचा, गवर्नमेंट ने ना कोई पॉलिसी तरतीब दी, तो फिर लगता है कि आने वाले दिनों में बच्चे होम स्कूलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके पास अब तक कितनी तादाद है जो बच्चों की आ रही है? बहुत ही जब हमने स्टार्ट किया था तब कम थे, तो बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा है कि हम लोगों को डिवाइड करने पड़ गए हैं हर एक के ग्रुप्स, क्योंकि आप उनको सिर्फ ये प्रोवाइड करते हैं। समन कोर्स प्रोवाइड करती हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, आप बता रही हैं। और कितने टीचर्स हैं पैनल पे, अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो या उनको ट्यूशन चाहिए हो वो भी प्रोवाइड करती हैं? हाँ, जैसे हमारे पास अभी 15 ट्यूटर्स एट द टाइम अवेलेबल हैं 24 आवर्स। जब आप हमसे कोई कोर्स बाय करते हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप हमसे उसको गाइडेंस ले सकते हैं। ट्यूटर होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने इस तरह से करना है। और जैसे आपने बात की, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3,20,000 स्कूल्स हैं, विद ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट सिलेबस। अब पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कौन सा सिलेबस फॉलो करवाएं। हम लोग यूनिवर्सल सिलेबस लेकर आए हैं, एक ऐसा सिलेबस जो हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाया गया है इंटरनेशनली, कि ये चीज़ इस स्टैंडर्ड के बच्चे को आनी चाहिए। अब अगर आप स्कूल में ग्रेड 5 तक है, आप बता रही हैं? ग्रेड 6 तक है। 6 तक है। और इंग्लिश को हम लोगों ने, क्योंकि इंग्लिश बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उनको पढ़ा रहे होते हैं। अगर आप उसको डिवाइड कर दें, इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर द किड्स। जैसे हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैक सेपरेट कर दिया, ठीक है, ताकि वो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करे। ग्रामर हमने सेपरेट उसको पढ़ाया, वोकैबुलरी सेपरेट कर दिया, स्पेलिंग्स सेपरेट कर दिया। अब ये हो गया कि उसके लिए आसानी हो गई, कि हमने किस तरह से क्या क्या एक कॉन्सेप्ट किस तरह से याद करना है। जैसे मैंने हमारे यहाँ जो एक आम प्रैक्टिस है वो ये है कि बच्चे को हर चीज़ रटवानी है, उसको हर सब्जेक्ट में रट्टाबाजी लगानी है और हर सब्जेक्ट में उसके 90% से अबव मार्क्स, 95% से अबव मार्क्स आने चाहिए। जब हम एक उस्ताद रखते हैं बच्चे के लिए, तो कोई मैथ का मतलब परफेक्ट होता है, कोई टीचर साइंस का होता है, कोई टीचर इंग्लिश का होता है। फिर हम बच्चे से ये क्यों तवक्को करते हैं, उससे सोचते हैं, उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि बच्चा हमारा हर चीज़ में परफेक्शन लेकर आएगा और 100% मार्क्स ही लेकर आएगा। बच्चे की अपनी भी कोई चॉइसेस हो सकती हैं, वो किसी एक में अच्छा हो सकता है, किसी एक में नॉर्मल हो सकता है। तो ये जो पेरेंट्स का थोड़ा सा वो है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें कि पेरेंट्स को किस तरह से समझने की जरूरत है कि बच्चे के ऊपर भी थोड़ा छोड़ें, देखें कि उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं होम स्कूलिंग इसी साइड के ऊपर। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बच्चे जैसे नहीं होते। माइट बी पॉसिबल आपका बच्चा इमेजेस से सीखता हो, वो वर्बली सीखता हो, वो रिटन फॉर्म में सीखता हो। तो जो बच्चा जिस तरह से पर्सनली सीखना चाह रहा है, अगर हम होम स्कूलिंग को लर्निंग का नाम भी दें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट नोट पे अपने अपने तरीके से सीखता है, ठीक है। और हर बच्चे का सब्जेक्ट अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम लोग उनके ऊपर बर्डनाइज ये कर देते हैं कि आपने सारा कुछ करना है और सारा कुछ करने के बाद 90% करना है। और वैसे अगर कहा जाए तो बच्चे कर भी सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली सिखाया जाए, क्योंकि इंटरेस्टिंग किस तरह बनाया जाए, क्योंकि पढ़ाई से जो बच्चे खौफजदा होते हैं उनको एक बोझ लगता है। हाँ। तो इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि वो उसको मेन पर्सपेक्टिव था कि इम्पोर्टेंट समझें? ये बहुत मेन वो हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट था कि हमने इसको इंटरेक्टिव कैसे बनाना है। शीट्स आर वेरी कलरफुल, वेरी डिजिटल, ठीक है। इसके बाद दे आर वेरी इनोवेटिव। इसके अंदर टेक्स्ट बहुत कम किया है हमने, पिक्चर्स ज़्यादा। एक एक करके अगर ये जो बुक्स आप लेकर आई हैं, वो अगर कैमरामैन भाई से कहूँगा मैं, वो दिखा सकें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कवर करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफ़ी डिटेल्ड है, जो कि आम स्कूल सिस्टम में हमारे उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो हम एक गेम्स पैक देते हैं, जब बेबी कोई भी चीज़ अच्छी करेगा तो आप उसके साथ गेम्स खेलेंगे, ठीक है, ताकि वो इसको लगे कि ये एक रिवॉर्ड है। अभी वो गेम खेल रहा है। आपको पता है बच्चे स्कूल्स में भी तो अपने फ़ोन में कितनी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा कलरफुल लगती हैं। इस तरह से अगर आपको मैथ्स का पैक दिखाऊं तो मैथ्स का पैक इज़ वेरी कलरफुल, जिसके अंदर एक पेज के ऊपर ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये किड्स का पैक है जिसके अंदर कट एंड पेस्टिंग भी है, कलरिंग भी है, ट्रेसिंग भी है, एंड पर इसके असेसमेंट शीट्स भी हैं, और एक ही वर्कशीट की बहुत सारी शीट है। अगर हम एक कॉन्सेप्ट उसको सिखा रहे हैं तो हम उसको 10 दफ़ा रिवाइज भी करवा रहे हैं, ताकि वो बात में उसको भूले मत, ठीक है। वो जितनी प्रैक्टिस करता जाएगा। हमने बेबीज़ के लिए साइंस का एलिमेंट भी ऐड किया है। हम बच्चों को जब वो बहुत छोटे होते हैं तभी हम उनको ये नॉलेज देना शुरू कर देते हैं कि दुनिया जो है कितनी एडवांस होती जा रही है। तो हमने उसका भी एक प्रॉपर पैक बनाया है, एक शीट्स बनाई। आप देखेंगे इसमें पिक्चर्स ज़्यादा है,
इसमें और टेक्स्ट कम है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट नेचर से करीब करने के लिए, बच्चों को अपने कल्चर से करीब करने के लिए, बच्चे को वो सब सिखाने के लिए जो कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट हो, उसे कल्चर का भी पता हो, वो जिद्दत के साथ भी एजुकेशन हासिल कर सके। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये सिलेबस बनाया है जो आपके पास है पैक। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है एवरी 7 to 8 मंथ्स के बाद हम उसको चेंज करते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं वो हम उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। हमारे सॉरी टू से बट पाकिस्तान का जो सिलेबस है वो 55 ईयर से चेंज नहीं हुआ। हम आज भी बच्चों को वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, जिसका यूज़ ही कोई नहीं है। इसलिए हम लोग वो चीज़ें करवाते हैं जो बच्चों के आने वाले फ्यूचर में उनके काम आएंगी। उनको पता होगा कि ये टेक्नोलॉजी थी, ये चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। ये आइडिया आपका बजाय तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वजारत तालीम से भी रब्ता करने की कोशिश की कि अगर ये इतना ही अट्रैक्टिव और फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए तो इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए, और एक निसाब जिस पे हम मुसलसल बात करते हैं यही वो निसाब अगर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में पढ़ाया जाए तो शायद हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। पाकिस्तान में जो तब्दीली है ना वो बहुत टाइम बाद आती है। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन इन जर्नल अगर हमारा सिलेबस या एक यूनिवर्सल सिलेबस हर स्कूल में हो जाएगा फिर स्कूल्स कैसे चले? हाँ, वो जो माफिया है उनको जितना बड़ा स्कूल होगा, चलें उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कोशिशें कामयाब होंगी जो आप कर रहे हैं। आपका पेज जो है वो अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे अपने बच्चों के लिए होम स्कूलिंग के लिए, तो हमारा कैम्ब्रिज वर्कशीट्स के नाम से पेज है, ठीक है, और वेबसाइट है cambridgeworksheets.com। अगर आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू है, एनी एजुकेशनल इशू, आप पैक नहीं भी लेना चाहते, आपको कोई भी इशू आप डिस्कस कर सकते हैं, आप तब भी लेना चाहते हैं तो ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे जो है इस बार जो छुट्टियां हैं उसको बेहतर तरीके से गुजारेंगे। आप भी थोड़ी एफर्ट कीजिए ताकि आपके लिए वबाल ना बने बल्कि आपके लिए आसानी पैदा करें। आगे बढ़ते हैं। और ये बच्चे आपका फ्यूचर हैं, अगर आप इनके ऊपर तवज्जो देंगे और घर में इनको होम स्कूलिंग करवा सकते हैं तो इससे बेहतरीन आइडिया कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम भी हो जाएगा और साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है। तो जनाब, रोज़ाना आप सड़क पर जब निकलते हैं तो हज़ारों कारें देखते हैं। जी हाँ, लेकिन इटली में एक ऐसी कार सड़क पर आई है जिसे देखकर सब हैरान हो गए हैं। तो कार ये देखिए ज़रा, देखने में तो कुछ और ही लग रहा है, लगता है कि आधी पानी में नजर नहीं आ रहे मुझे। ये कार ज़मीन के ऊपर चल रही है या ज़मीन के नीचे, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। और इटली के ये गाड़ी साज ने दुनिया की सबसे छोटी ड्राइवेबल कार तैयार की है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल कर लिया गया। जुनेद, और बड़ी खूबसूरत गाड़ी नजर आ रही थी। जी हाँ, आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।